हाय फ्रेंड, आप सभी को आपकी स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे साइंस से और बायो से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक है उसका नाम है विटामिन। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में। विटामिन, तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन है क्या। सिंपल सा समझो कि विटामिन क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। अगर हम लोग पोषक तत्व विटामिन को मान रहे हैं तो पहले देखेंगे कि आखिर पोषक तत्व होता क्या है। हालांकि ये बायोलॉजी का पार्ट है, फिर भी हम लोग देखेंगे कि विटामिन क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, वो जेएसएससी आने वाला सीजीएल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप लोगों को एकदम केयरफुली देखना है जब तक लास्ट ना करे, और आप ये भी समझे कि इससे फिक्स आपका मार्क्स उठने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन को। और विटामिन में अगर हम लोग देखें तो एक प्रकार का इन न्यूट्रिएंट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। इन क्या है? एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। अब यहाँ समझना है कि पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व अगर देखोगे तो आप लोग दो प्रकार के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो दो प्रकार का है। एक जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और दूसरा जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अगर हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसको बोले तो ये क्या है? तो बहुल पोषक तत्व मानते हैं इसको। और वही चीज अगर दूसरे को देखें तो ये क्या है? अल्प पोषक तत्व है। तो विटामिन को अगर हम लोग बेहतरीन ढंग से देखना चाहे तो क्या है? विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स है। आखिर है क्या? तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि विटामिन न्यूट्रिएंट्स है, जिसमें से एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिसे हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जिन्हें हम कम मात्रा में थोड़ा बहुत लेते हैं। अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कौन कौन है? इसमें से कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, फिर फैट्स है। विटामिन जो है आपका माइक्रो में होगा, और प्रोटीन है। ये सारे जो हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आ जाएगा? तो विटामिन आ जाएगा और मिनरल्स आ जाएगा। अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में समझे कि आखिर कैसे समझेंगे कि कौन माइक्रो है कौन मैक्रो है, तो इसको समझने के लिए समझिए कि जिसे हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, अगर हम लोग एक एडल्ट व्यक्ति है तो उसको एवरीडे कितना लेना पड़ता है? हम लोग मानते हैं कि 300 ग्राम पर डे उसको लेना ही चाहिए, एवरीडे उसको लेना चाहिए। तो अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो ये जनरली ग्राम में होता है, और माइक्रो वाला जो होता है वो आपका मिलीग्राम में होता है, यानी कम मात्रा में होता है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। फैट्स की अगर बात करें, जो हमें तेल से मिलता है या फिर जो भी हमारा बटर्स हैं, मक्खन है या डेयरी प्रोडक्ट है, उनसे मिलता है, तो 80 ग्राम होता है। हम लोग जनरली 80 ग्राम एवरीडे एक एडल्ट को लेना चाहिए। प्रोटीन के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। अगर प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर 4 भागों में इसको बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। प्रोटीन को हम लोग 4 भागों में बांटे हैं कि कितना कितना लिया जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन में अगर एक एडल्ट व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, 18-20 साल से ऊपर का व्यक्ति है, तो उसे कम से कम एवरीडे जो है वो कितना लेना चाहिए। फिर अगर मान लो अगर वो टीनेजर है तो उसको कितना लेना पड़ेगा, एक चाइल्ड है तो उसे कितना लेना पड़ेगा, और अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो इन्हें कितना लेना पड़ेगा। तो प्रोटीन को अलग अलग मतलब बांटा गया है समूह में। जैसे एडल्ट के लिए अगर हम लोग देखें तो 0.8 ग्राम है ना, 0.8 ग्राम बाई वेट। मान लो कि अगर उसका वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से उसको 0.8 ग्राम लेना होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति 60 केजी का है तो 60 केजी का है तो उसे कितना लेना पड़ेगा प्रोटीन? 48 ग्राम। अगर कोई 50 ग्राम केजी का व्यक्ति है तो उसे पर डे प्रोटीन एडल्ट में कितना लेना होगा? लगभग 40 ग्राम लेना होगा। उसी प्रकार से टीनेजर जो है वो कितना लेंगे? तो टीनेजर हम लोग जनरली 13 से लेकर 19-18 तक बांधते हैं, तो उनकी अगर बात करें तो वो कितना लेंगे?
तो उनके बारे में अगर सोचे तो 0.95 ग्राम मतलब बाई वेट यानी पर केजी के हिसाब से उनको एवरी डे लेना चाहिए। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो ये 2 ग्राम माना जाता है बाई वेट, और यानी पर केजी के हिसाब से उस पर्सन का वेट क्या है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें। उसी तरह से अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उनको एवरी डे कम से कम 55 to 70 ग्राम प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, 55 to 70 ग्राम, क्योंकि प्रेग्नेंट वोमेन को भी चाहिए और साथ साथ जो चिल्ड्रन पल रहा होता है उनके गर्भ में उनको भी चाहिए। तो हम लोग अगर पोषक तत्व के आधार पर अगर हम लोग बांटे तो 2 प्रकार का हुआ, मैक्रो और माइक्रो। एक बहुल पोषक तत्व हुआ, एक अल्प पोषक तत्व हुआ। बहुल पोषक तत्व में कौन कौन आया? कार्बोहाइड्रेट आया, फैट्स आया, प्रोटीन आया। अब अगर हम लोग देखें कि एक एडल्ट को एवरीडे कितना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, तो 300 ग्राम। एक एडल्ट पर्सन को एवरीडे कितना लेना चाहिए, तो 80 ग्राम। अरे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कितना, मान लो कि एक एडल्ट व्यक्ति है तो उसे एवरीडे कम से कम कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, या एक एडल्ट व्यक्ति है तो उसे कितना वसा लेना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं फैट्स, तो कितना फैट्स एवरीडे लेना चाहिए पर केजी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। ये तो पर केजी के नहीं, यहाँ पर केजी के हिसाब से है। प्रोटीन अगर देखें तो प्रोटीन में एडल्ट पर्सन को 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से, 0.95 ग्राम टीनेजर का, चिल्ड्रन अगर कोई है चाइल्ड है तो उसको 2 ग्राम पर केजी, और वही अगर प्रेग्नेंट वोमेन है तो उनको 55 to 70 ग्राम एवरी डे लेना चाहिए, प्रोटीन जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम लोग दूसरे तरफ बात करें, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है, अल्प पोषक तत्व है, उनमें 2 आते हैं। एक आता है विटामिन और दूसरा आता है मिनरल। कौन कौन है? एक है विटामिन और दूसरा मिनरल। इनको हम बहुत कम मात्रा में लेते हैं। अगर विटामिन की बात करें तो जैसे गाजर में विटामिन पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में अगर हम लोग देखें तो विटामिन क्या चीज़ में पाया जाता है? बादाम में। कहा जाता है कि अगर दिमाग तेज करना हो ना तो क्या करते हैं हम लोग? कहते हैं बादाम खिलाओ। क्यों? क्योंकि विटामिन उसमें पाया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इन लोग को हम लोग मिलीग्राम में लेते हैं, यानी बहुत कम मात्रा में इसको लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के सिवाय एक वाटर भी आता है जिसको हम लोग जल बोलते हैं, और जल की बात करें तो ये भी माइक्रो में आता है। और एवरीडे एक व्यक्ति को कितना लेना चाहिए? अगर वो एडल्ट पर्सन है तो 5 to 6 लीटर, 5 to 6 लीटर तो एवरीडे उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो विटामिन क्या था? एक न्यूट्रिएंट्स था, पोषक तत्व था। और उस पोषक तत्व को भी हम लोग देखें कि 2 भागों में बांटा गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। ये माइक्रो में आ गया, वाटर भी माइक्रो में आ गया, बहुल पोषक तत्व में आ गया। वही चीज़ अगर हम लोग देखें तो माइक्रो में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन हो गया? तो विटामिन और मिनरल। जैसे मिनरल में हम लोग कैल्शियम, हमारे हड्डी को मजबूत करता है, कैल्शियम उसमें प्रेजेंट होता है। उसी प्रकार से विटामिन की अगर बात करें तो गाजर हो गया, मिल्क हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। ये भी हमें एवरीडे कंज्यूम करना चाहिए। दोस्तों, न्यूट्रिशंस के आधार पर ही अगर हम लोग बांट रहे हैं तो ये जो अभी हम लोग लिखें, चाहे तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, ये अगर वाटर है तो 5-6 यानी न्यूट्रिएंट्स हो गए, पोषक तत्व हो गए। क्या हो गए? पोषक तत्व। तो 5-6 पोषक तत्व कौन कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर फैट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया। साथ साथ इंपॉर्टेंट जल भी हो गया। पूछा जाता है कि एक एडल्ट व्यक्ति को कितना एवरीडे पानी पीना चाहिए, तो आप बोलेंगे 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। अब अगर हम लोग देखें कि आखिर ये करते क्या हैं, मान लो इन्हें हम कंज्यूम करते हैं तो ये सारे करते क्या हैं? तो देखो, न्यूट्रिशन पोषक तत्व की ही बात करें तो यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक जो होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, और साथ साथ फैट्स जो होता है जिसको हम लोग वसा बोलते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि प्रोटीन भी कुछ % में एनर्जी देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं। अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें तो सेकंड जो है
उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो हो गया आपका, ये न्यूट्रिएंट्स है। तो ये कौन कौन है, तो ये जो हमारा था एनर्जी गिविंग था, ये जो है वो प्रोटेक्टिव फूड देता है। और ये कौन कौन है, जिसको हम संरक्षी भोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन है, इसमें हमारा आता है विटामिन एंड मिनरल्स, यानी विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। ये जो है हमारे लिए क्या करते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव फूड्स हैं, यानी संरक्षी भोजन है। ये क्या है, संरक्षी भोजन है। विटामिन एंड मिनरल, मान लो किसी व्यक्ति को माथा दर्द करता है, जोड़ों में दर्द है, तो उसका कारण क्या होता है, विटामिन होता है। मान लो अगर किसी की हड्डी कमजोर है, तो इसका मतलब उसमें से मिनरल की कमी है या विटामिन की कमी है। तो ये सारा हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स में जो हम पोषक तत्व लेते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या करते हैं, हमारे शरीर में आकर क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि विटामिन और मिनरल जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से बचाता है। और वही चीज थर्ड वन जो है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। और वो कौन कौन है, तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है ना, या ग्रोथ करवाता है। तो अगर हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स की बात करें तो इसमें से प्रोटीन और मिनरल आते हैं। क्या आते हैं, प्रोटीन प्लस मिनरल। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन और मिनरल्स में जो प्रोटीन है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमें प्रोटीन और खनिज ये दोनों जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो अगर हम लोग कभी विटामिन के बात कर रहे थे तो विटामिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स था। और इस न्यूट्रिएंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो तरह से देखें कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हम लोग अपने भोजन जो लेते हैं वो दो तरह से लेते हैं, एक मैक्रो फॉर्म में और एक माइक्रो फॉर्म में। मैक्रो फॉर्म में कौन कौन था, तो कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट्स था। माइक्रो में अल्प पोषक तत्व में कौन कौन था, जो लोग देख चुके हैं, उसमें आपका विटामिन मिनरल्स था। वाटर जो है वो भी माइक्रो में आ जाएगा, क्योंकि 5-6 लीटर में हम लोग एवरीडे कंज्यूम करना होता है। उसी तरह से अगर न्यूट्रिशंस की बात करें हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये भोजन लेते हैं हमारे शरीर में करते क्या हैं, आखिर हम इन्हें क्यों लेते हैं, क्या जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो आपके प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, जबकि एक प्रकार से बॉडी बिल्डिंग हमारे शरीर के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। वो कौन है, प्रोटीन एंड मिनरल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है, इसमें से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता है। यहाँ पर ए में ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट, बी में आंसर रहेगा वसा, सी में आंसर रहेगा विटामिन और डी में आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा नहीं देता, विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव फूड है, बहुत सारे रोगों से हमारे शरीर को क्या करता है, बचाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो विटामिन जो होता है वो ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला फूड नहीं है, या न्यूट्रिशंस नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे कि आखिर ये विटामिन आया कहाँ से, तो हमारे बायोलॉजी का जो पार्ट है न्यूट्रिएंट्स वहाँ से आया, यानी उसका एक पार्ट है विटामिन। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो विटामिन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। विटामिन से जनरली 3 चीज़ पूछे जाते हैं, और वो 3 चीज़ कौन कौन है, तो उसमें से अगर हम लोग देखें तो 3 चीज़ जो हैं वो है, सबसे पहला उसका केमिकल नेम, फिर उसका केमिकल नेम के बाद उसका स्रोत यानी सोर्सेस क्या है, उस विटामिन का सोर्स क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर अगर हम लोग थर्ड देखें तो आखिर किसी विटामिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर 3 मेन क्वेश्चन अराइज होता है विटामिन में। पहला जो है वो आपका कौन सा है, तो पहला विटामिन में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम्स क्या हैं। दूसरा जो होता है वो आपका होता है कि बताइए कि इसका स्रोत क्या है। अगर मान लो विटामिन ए बी, तो ए और बी का मतलब स्रोत क्या है। फिर देखते हैं कि विटामिन का
कौन सा विटामिन से कौन सी रोग होता है। जैसे पूछ दिया जाए कि बैरी रोग कौन सा विटामिन की कमी से होता है, रतौंधी की बीमारी जो होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। तो 3 चीज इसमें से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अच्छा से देखें तो फर्स्ट क्या हो गया, विटामिन, इससे की खोज किसने की या इसे दिया किसने। इसका सबसे पहले जो पर्सन है जिन्होंने दिया वो थे कैसमिर फंक। क्या नाम था, कैसमिर फंक नाम था। और इनको शॉर्ट में हम लोग सी फंक के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, सी फंक। कब विटामिन के बारे में इन्होंने बताया, तो 1911 में। बहुत जगह 12 में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो हमें 1911 की बात करता है, तो हम लोग 1911 मानते हैं। क्या ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है, ऊर्जा ये प्रोवाइड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऊर्जा नहीं प्रोवाइड करता। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं, उपाचयी प्रोसेस होता है, ये हेल्पफुल करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर एक मशीन की तरह है, तो उसमें से ये हेल्प करता है। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, किसे दिया किसने, कैसमिर फंक। ये क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है? नहीं। आखिर ये किस में हेल्प करता है, तो उपापचयी या फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है उसमें ये हेल्प करता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो सबसे पहले विटामिन को केमिकल नेम से पहले ये समझना होगा कि विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, उसके घुलनशीलता के आधार पर। घुलनशीलता मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी के आधार पर विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। वो कौन कौन है, तो पहला हम लोग बोलते हैं विटामिन को सॉल्युबिलिटी के आधार पर। किस आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर। सॉल्युबिलिटी या फिर घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन है, तो एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा जो होता है वो है वसा में घुलनशील। एक है वाटर सॉल्युबल और दूसरा जो होता है वो है वसा में घुलनशील। तो अगर इसकी बात करें वसा में घुलनशील, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैट सॉल्युबल, तो विटामिन जो है सॉल्युबिलिटी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 तरह से इसको विभाजित किया गया है, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन है, तो बी और सी। और वही चीज फैट सॉल्युबल कौन कौन है, तो हम लोग ए, डी, ई और के। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम इसको याद कैसे करें। तो देखो, इसको याद करने का बहुत सारा तरीका है। बोल दो भैंस गई पानी में, तो भैंस गई यानी भैंस, तो बी और प्लस सी, ये दोनों जो होते हैं वो कहाँ, पानी में गए। तो पानी में गए, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो कि बी और सी जो है वो आपके क्या हैं, वाटर सॉल्युबल है। ये हमारे शरीर में रहते नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होते। ये हमारे शरीर से में जब लेते हैं, इसको हम कंज्यूम करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं और फिर हमारे शरीर में जाकर किडनी यानी बोल सकते हो यूरिन के द्वारा ये फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये बी और सी जो है हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती। वही चीज़ अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें, वसा में घुलनशील, फैट में घुलनशील, तो इसको याद करने का एक और है ना, कीड़ा। अगर हम लोग बोले ना कीड़ा कैसा होता है, तो मोटा होता है। तो मोटा वसा, जो इसके वसा होता है ना, पेट अगर देखोगे तो पूरा मोटा हो जाता है। तो इसका मतलब उसके शरीर में क्या है, मोटाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोटा कीड़ा। याद करने का तरीका सिर्फ बता दे रहा हूँ कि मोटा कीड़ा जो होता है, यानी के मतलब विटामिन के, फिर ई, डी और ये सब जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। और बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। जो जल में घुलनशील होता है वो हमारे शरीर में जाता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता। वो क्या होता है, निकल जाते हैं। मतलब हमारे जो यूरिन है, यूरिन सिस्टम है, उसके थ्रू वो हम लोग लेते हैं, लेकिन वो बाहर चला जाता है। अगर देखो इस बार का एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल है ना, एनटीपीसी, इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए वो कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में जमा रहता है। यहाँ पर आंसर था
B1, B में जो है B2 था, A C था और D में K था। तो आप जानते हो कि B और C जो है वाटर सॉल्युबल है, हमारे यूरिन यानी जो पेशाब होता है उसके साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो बचा कौन, के, यानी के जो है हमारे शरीर में जमा रहता है, यानी बोल सकते हो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन ये हमारे शरीर में क्या होता है, जमा रहता है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे विटामिन का केमिकल नेम। विटामिन का केमिकल नेम को बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, कौन कौन विटामिन है। तो उन सब के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन जो भी है, जितने भी विटामिन है उनको हम लोग एक तरह से बोले तो वो अल्फाबेटिकल न्यूमेरल पर रखा गया, अभी पढ़ते भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो विटामिन होता है वो है आपका विटामिन ए। क्या है, विटामिन ए। फिर है बी, सी, डी, ई और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं के। पहले तो याद करना है, फिर मैं इसको शॉर्ट में भी बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि विटामिन का केमिकल नेम आसान होता है और इसको लिखना है। तो पहला कौन हो गया, रेटिनोल। फिर दूसरा अगर हम लोग देखें तो थायमिन है। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की अगर बात करें, डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल। अगर विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का क्या नाम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन। इसका एक और नाम है नेक्टोक्विलिन। ये विटामिन जो इंपॉर्टेंट विटामिन है उन सब का केमिकल नेम है। विटामिन ए का क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी का क्या है, थायमिन। विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन के का क्या है, फाइलोक्विनोन। इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लोग इसको याद कर ले। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक अगर हम लोग देखेंगे इसमें से तो आपका हो जाएगा रत एक टॉफी। तो अगर हम लोग र से देखें तो रेटिनोल हो गया, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, टा से टोकोफेरोल, फी या फाइलोक्विनोन। तो आप इससे भी याद कर सकते हो, ये आपका ट्रिक हो गया। ध्यान रखिए कि ये आपका पूछा जाता है, आपका केमिकल नेम पूछा जाएगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रथ एक टॉपी, आपको बेहतर ढंग से इसको याद करना है। इसके बाद हम लोग बी कॉम्प्लेक्सेस के नेमिंग को देखेंगे। किसका देखेंगे, बी कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि अभी जस्ट मैं बताया कि बी कॉम्प्लेक्सेस का अगर हम लोग देखें तो उसमें भी B1 से लेकर B12 के बीच में होता है, हालांकि रेगुलर वे में नहीं होता, B12 तक में B8 होते हैं। तो उन सब के बारे में भी हम लोग केमिकल नेम एक एक करके फिर आगे देखेंगे। आपका बी कॉम्प्लेक्सेस का केमिकल नेम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी का केमिकल नेम क्या है, सी विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, तो ये आपको करना है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस का केमिकल नेम, यानी बी का आप रासायनिक नाम देखेंगे, क्योंकि बी में बहुत सारे होते हैं जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। एक एक करके अगर देखें तो यहाँ पर कुछ नेमिंग है, जैसे यहाँ पर B1 हो गया, फिर आपका B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 नहीं होता, फिर आपका B5 होता है, फिर आपका B6 होता है, फिर B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इन सभी का केमिकल नेम क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं B1 का, तो जो B का होता है वही B1 का होता है, क्या था, थायमिन। फिर अगर हम लोग B2 का देखें तो B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन। तो हम लोग क्या देखें, B1 का क्या है, थायमिन। B2 का क्या है, राइबोफ्लेविन। B3 का अगर हम लोग देखें तो नियासिन। B5 के बात करें, B5 का जो होता है पेंटेथोनिक एसिड। अगर हम लोग B6 की बात करें तो इसको हम लोग पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट B7 की बात करें तो इसको हम लोग बायोटिन बोलते हैं। वही चीज अगर B9 को हम लोग देखें तो B9 का नाम क्या होता है, फॉलिक एसिड। प्रेग्नेंट वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें डॉक्टर जो है अगर खून का कमी होता है
तो एक्चुअली फॉलिक एसिड की टैबलेट देता है प्रेग्नेंट वोमेन को, ताकि उनको एनीमिया का बीमारी ना हो और उनका जो बच्चे हो वो स्वस्थ रह सके, तो उन्हें फॉलिक एसिड दिया जाता है। क्या है? फॉलिक अम्ल। और लास्ट वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोकोबालामीन, है ना। अगर मैं एक एक करके फिर से देखूं, ठीक है, तो B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या कहते हैं? नियासिन। B5 को क्या कहते हैं? पेंटेथेनिक एसिड। B6 की हम बात करें तो पायरिडॉक्सिन। B7 का बात करें तो बायोटीन। B9 का बात करें तो फॉलिक एसिड और B10 का बात करें तो कोबालामीन। हम लोग अगले जो स्रोत है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन क्या इसको भी हम ट्रिक से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे भी मैं आपको एक बताया कि बताइए फॉलिक एसिड, ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन का दिया जाता है, वैसे कौन सा बी का कम्प्लेक्सेस है जिसमें से कोबाल्ट मेटल पाया जाता है? तो साइनोकोबालामीन। यानी इसमें से कौन सा मेटल तत्व पाए जाते हैं? कोबाल पाया जाता है। नेक्स्ट, इसको याद करने का क्या तरीका है? तो हम लोग एक तरह से लिखें तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। अब इसमें एक छूटा हुआ है, लेकिन अगर ये वाला याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, पर से पायरोडॉक्सिन, ब से बायोटीन, एक छूटा हुआ है फॉलिक एसिड, बाकी साइनोकोबालामीन। तो आप लोग याद करने का ये तरीका है, आप लोग जैसे करना चाहें, लेकिन कोशिश करें कि ये हमेशा काम नहीं आता, तो आप लोग एक एक करके याद कर ले। B1 को क्या बोलते हैं? थायमीन। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन। B5 को क्या बोलते हैं? तो B5 को हम लोग पेंटेथेनिक एसिड बोलते हैं, जैसे पेंटा, पेंटेथेनिक एसिड, तो आसान है याद करना। B6 को पायरोडॉक्सिन। B7 को हम लोग बायोटीन बोलते हैं। B9 को क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और B12 को क्या बोलते हैं? तो B12 को हम लोग जनरली बोलते हैं साइनोकोबालामीन। तो ये वीडियो में हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा इसके स्रोत, अब फिर डिफिशियंसी यानी विटामिन से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास मैं यहाँ एंड करता हूँ। आप सब लोग इसको देखते रहिए और हम लोग आगे क्वेश्चन भी करते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। जैसे केमिकल नेम है तो कौन सा केमिकल नेम के बारे में कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग ये रिपीट भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ केमिकल नेम आपको याद करना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, स्रोत और साथ साथ इसकी डिफिशियंसी, इससे होने वाले रोग। थैंक यू वेरी मच।